तो देखिए, अब यहाँ पे 10th का जो सिलेबस है बायो का, ये बायो का ही सिलेबस हम लोग देख रहे हैं अभी। बायो के सिलेबस में सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो है वो लाइफ प्रोसेसेस है। लाइफ प्रोसेसेस में मेनली हमें देखना है कि कौन कौन से प्रोसेसेस हैं एक्चुअली, और किसी भी ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए कौन से प्रोसेस नेसेसरी होते हैं, ये हमें देखना है। ठीक है। सेकंड जो चैप्टर है इसमें लाइफ प्रोसेस में अगर हम बात करें तो 4 बेसिक सिस्टम को देखना है। डाइजेस्टिव सिस्टम हमें देखना है, फिर हमें हम बात कर सकते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम है, फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम के बाद सर्कुलेटरी सिस्टम है, एंड लास्टली एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में हमें पढ़ना है। नेक्स्ट जो चैप्टर है यहाँ पे कंट्रोल हमें देखना है। तो बॉडी हमारा कंट्रोल कैसे करता है, तो प्लांट्स में भी पढ़ना है हमें और एनिमल्स में भी पढ़ना है। प्लांट्स में कोई ब्रेन या हम कह सकते हैं नर्वस सिस्टम तो पाया नहीं जाता है, सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल जो है वो हम कह सकते हैं कि हॉर्मोन्स के थ्रू या कुछ केमिकल सब्सटेंसेस के थ्रू ही होते हैं। लेकिन अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में हॉर्मोन्स के साथ साथ कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स भी पाए जाते हैं जिन्हें हम नर्व सेल कहते हैं या न्यूरॉन कहते हैं, एंड दैट नर्व सेल कंपोजेस और कंप्राइजेस अ सिस्टम नोन एज नर्वस सिस्टम। तो एनिमल्स के केस में नर्वस सिस्टम भी पाया जाता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि ऑर्गेनिज्म तो है, तो ऑर्गेनिज्म क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन क्या होता है, लिमिटेड होता है, एक समय के बाद उसका डेथ हो जाता है। तो अर्थ पे कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने सर्वाइवल के लिए क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है। ठीक है। नेक्स्ट लास्टली हमें पढ़ना है, अगर हम देखें इस चैप्टर में, तो हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। यहाँ पे क्या है कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैसे ट्रांसमिट होते हैं, इसके बारे में हमें पढ़ना है। और इवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे एक प्रोकैरियोटिक या हम कह सकते हैं एक जब कोई भी लाइफ नहीं था, फिर लाइफ कैसे आया, लाइफ आया तो फिर उसमें क्या क्या चेंजेस हुए, ये सारी चीजें हमें इवोल्यूशन में पढ़नी है। फिर ये जो 2 लास्ट के जो चैप्टर है ये काफी इंपॉर्टेंट है, भले ही ये बहुत सिंपल चैप्टर होते हैं, ये प्री आप बहुत बेसिक क्लासेस में भी पढ़े होते हैं। इस चैप्टर्स को ईवीएस या इन्वायरमेंटल साइंस में भी पढ़ा जाता है। एक्चुअली इन्वायरमेंट का जो यूटिलिटी है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बहुत बेसिक लेवल से 5th 6th से पढ़ाना स्टार्ट किया जाता है, इवन ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, इवन पीएचडी तक इन्वायरमेंट पढ़ना होता है। क्यों भाई? क्योंकि कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी ह्यूमन बीइंग इन्वायरमेंट में ही रहता है, उसको पता नहीं होगा कि इन्वायरमेंट में क्या क्या चीजें हो रही हैं और कैसे उसको बिहेव करना है इन्वायरमेंट के साथ। तो ये बड़ा दिक्कत वाली बात हो जाएगी, लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल हम कह सकते हैं नहीं रह पाएंगे हम। इसी वजह से इन्वायरमेंट के बारे में हमें पढ़ना होता है। लास्टली जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है हम उनको कैसे बैलेंस कर सके, कैसे उनको मैनेज कर सके, ये सारी चीजें पढ़ना है। तो एक एक करके हम लोग चैप्टर्स को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। यहां तक ये बेसिक सिलेबस हो गया। टोटल 6 चैप्टर्स है हमारे बायो के अंदर, एंड क्लास 10th में 6 चैप्टर्स है, टोटल 15 चैप्टर्स है आपके बुक में, एंड उनमें से 6 चैप्टर्स जो है वो बायोलॉजी के हैं। बायोलॉजी में सबसे बड़ा जो चैप्टर है वो पहला ही चैप्टर है, लाइफ प्रोसेसेस। बाकी जो है उनके कंपैरिजन में छोटे चैप्टर्स होते हैं। ठीक है। एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? यस सर। ओके। सो देखिए, अब हम लोग देखेंगे पहले अपने चैप्टर के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे लाइफ प्रोसेसेस के बारे में। तो लाइफ प्रोसेसेस, अगर हम लाइफ प्रोसेसेस की बात करें तो हम इस टर्म को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो जो भी लिविंग प्रोसेसेस हो रहे हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में, ताकि वो सर्वाइवल स्टेट में रह सके या उनके सर्वाइवल के लिए नेसेसरी वो फंक्शन हो, उन्हीं सब को कलेक्टिवली मिला के ही हम लोग लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। इसका मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म, हाँ बोलिए। नहीं अभी बीच में मत 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 पहचान लो सर। हमरा क्या कहना मार हमरा क्या कहना। देखिए, तो लाइफ प्रोसेसेस की हम बात कर रहे हैं, तो कौन कौन से वो प्रोसेसेस है? तो मान लो कि से फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल एक ऐसे ही बना रहे कि एक ऑर्गेनिज्म है, इसको सर्वाइवल के स्टेट में रखने के लिए क्या चाहिए होगा? तो सबसे पहले कि इसको कांस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए होगा, ये न्यूट्रिशन के फॉर्म में होगा। एनर्जी
फूड जब हम लेते हैं तो फूड से एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। तो यहाँ पे रेस्पिरेशन भी एक लिविंग प्रोसेस हो गया, एक लाइफ प्रोसेस हो गया। जो भी चीजें हम खाते हैं, सारे के सारे चीजें हमारे बॉडी में अंदर जाने पे यूजफुल नहीं होती हैं। कुछ वेस्ट मटेरियल का भी जनरेशन हो रहा होता है, जिसको टाइम टू टाइम बॉडी से रिमूव करना होता है, और इस प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन के नाम से जानते हैं। तो लाइफ प्रोसेसेस में हम कह सकते हैं कि बहुत सारे प्रोसेसेस आते हैं, बहुत सारे फंक्शंस हो रहे होते हैं, जिनको कलेक्टिवली मिला के हम लोग लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा हम लोग डिफाइन कर लेते हैं इसको। हमारा फॉर्मेट रहेगा, आप नोटबुक लेके बैठो अपने, एंड साथ साथ हम लिखते चलेंगे, क्योंकि ये चीज़ बर्डन हो जाता है कि खाली अभी पढ़ लो और सुन लो, उसके बाद से लिखना होगा, तो ये चीज़ थोड़ा बर्डन हो जाएगा आपके लिए भी, कि एडिशनल समय आपको देना पड़ेगा। तो हम साथ साथ लिखते ही चलेंगे। अपने अपने नोटबुक आप लिख लेना, और जो भी आपको रेलिवेंट पॉइंट नजर आएंगे आप नोट डाउन कर लेना। अगर मैं लाइफ प्रोसेसेस की बात करूं तो हम सिंपली कह सकते हैं, ऑल द प्रोसेसेस such as nutrition, respiration, excretion, etc., which are necessary for the survival of an organism, for the survival of an organism, are collectively called as इन्हें ही हम लोग लाइफ प्रोसेसेस भी कहते हैं, या इन्हें ही हम लोग लिविंग प्रोसेसेस भी कहते हैं। लाइफ प्रोसेसेस, या इन्हीं को वाइटल प्रोसेसेस भी कहते हैं। और वाइटल प्रोसेसेस, वाइटल वाइटल मतलब होता है सर्वाइविंग के लिए, वाइटल प्रोसेसेस। ये हमको लिविंग प्रोसेसेस हो गया, या हम कह सकते हैं लाइफ प्रोसेसेस हो गया। लिखिए तो, अब देखिए एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला जो टॉपिक हमें पढ़ना है वो न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ना है, न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ना है। फिर सेकंड जो टॉपिक है वो हमें रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ना है। थर्ड जो टॉपिक है वो सर्कुलेशन के बारे में हमें पढ़ना है, सर्कुलेशन। फोर्थ टॉपिक जो है वो एक्सक्रीशन के बारे में हमें पढ़ना है, एक्सक्रीशन। तो ये चार टॉपिक्स के बारे में हमें पढ़ना है इस चैप्टर में। एक एक करके हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक में क्या क्या चीजें हैं। ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं डेड और लिविंग में। बहुत सारे फीचर्स होते हैं, जैसे कि वो ग्रो कर सकता है कि नहीं, वो न्यूट्रिशन लेता है कि नहीं, उसके अंदर मेटाबॉलिज्म होता है कि नहीं। ये सारी क्राइटेरिया है टू से एनीथिंग लिविंग। अगर वो चीज़ें दिखा रहा है तो लिविंग है, नहीं दिखा रहा तो नॉन लिविंग है। एंड देयर इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, दैट इज वायरस। वायरस बॉडी के अंदर जाता है तो लिविंग हो जाता है, बॉडी के बाहर रहता है तो नॉन लिविंग होता है।
हो गया? ओके, सो देखिए, अब नेक्स्ट जो टॉपिक हमें पढ़ना है वो न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ना है। तो आवर हेडिंग विल बी न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन एक बड़ा ही ब्रॉड टर्म है। ब्रॉड टर्म इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मान यहाँ पे कोई खाना खाना मतलब कोई भी फूड आइटम है उसको कंज्यूम करना, कंज्यूम करने के बाद से हम कह सकते हैं उसे एनर्जी एक्सट्रैक्ट करके उनको यूज करना, ये टोटल चीजें जो होती हैं सारे के सारे न्यूट्रिशन में आता है। तो न्यूट्रिशन बड़ा ही ब्रॉड टर्म में हम कह सकते हैं, द प्रोसेस by which an organism takes in food and utilizes its energy. इसके एनर्जी को यूटिलाइज करता है फॉर वेरियस पर्पसेस, एंड यही प्रोसेस है, इसको हम लोग न्यूट्रिशन कहते हैं। अगर मैं न्यूट्रिएंट्स की बात करूं, ठीक है, ये तो भाई न्यूट्रिशन हम लोगों ने देखा। अगर मैं बोलूं कि न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, तो जिनको हम कंज्यूम करते हैं उन्हीं को न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, या इसी को कॉमनली हम क्या कह सकते हैं, फूड कह सकते हैं। अगर फूड की हम बात करें तो आप देखिएगा, फूड जो है ये न्यूट्रिएंट्स बेसिकली हम कह सकते हैं 5 टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स को हम कंज्यूम कर रहे होते हैं। अगर मैं सबसे पहला न्यूट्रिएंट बोलूं तो फर्स्ट इज कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स कार्बोहाइड्रेट्स ठीक है। नेक्स्ट वन इज प्रोटीन्स, एंड द थर्ड वन इज फैट्स। ये तो मेन हो गए जिससे हमको एनर्जी मिल रहा होता है। इसके साथ साथ अगर हम बोले कि इसके एब्जॉर्बेबल फॉर्म, कि हमारा बॉडी कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है, तो इसका एब्जॉर्बेबल फॉर्म की हम बात करें, एब्जॉर्बेबल फॉर्म, तो अगर मैं कार्बोहाइड्रेट की बात करूं तो इसका एब्जॉर्बेबल फॉर्म ग्लूकोज होता है। मतलब कार्बोहाइड्रेट हम कुछ भी खाएंगे, हमारे ब्लड में जो कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्ब होगा वो ग्लूकोज के फॉर्म में होता है। प्रोटीन्स की हम बात करें तो ये एमाइनो एसिड्स के फॉर्म में टूटते हैं एंड तब वो एब्जॉर्ब होते हैं बॉडी के अंदर, एमिनो एसिड्स कह सकते हैं हम लोग इन्हें। एंड अगर फैट्स की बात करूं तो फैट्स आर ब्रोकन डाउन इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल्स और भी चीजें होती हैं न्यूट्रिएंट्स में, लेकिन उनका डाइजेशन नहीं होता है, ठीक है। एंड इसमें हो गए हमारे विटामिन्स। विटामिन्स बड़ा ही एसेंशियल होते हैं बॉडी के नॉर्मल फंक्शन के लिए। इसके होने से तो नहीं, लेकिन इसके ना होने से तुरंत ही बॉडी में डिफिशियंसी सिम्टम नजर आने लगते हैं, डिफिशियंसी डिजीजेस होने लगते हैं। और लास्टली इस कुछ सॉल्ट्स होते हैं, कुछ आयंस होते हैं जिन्हें हम मिनरल्स कहते हैं, ठीक है, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये हमारे न्यूट्रिएंट्स हो गए जिनको हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कंज्यूम करते हैं। विटामिन्स और मिनरल्स का कोई डाइजेशन नहीं होता है, कोई ब्रोक डाउन नहीं होता है, हम कह सकते हैं सीधे बॉडी के अंदर वो डायरेक्टली ब्लड में एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। तो ये है न्यूट्रिशन प्रोसेस एंड ये है न्यूट्रिएंट्स। अब हम लोग देखेंगे कि ऑर्गेनिज्म को न्यूट्रिशन के आधार पे 2 टाइप में हम लोग क्लासिफाई करते हैं। सर हाँ बोलिए। सर फैटी एसिड्स प्लस क्या लिखा है नीचे? ग्लिसरॉल्स, GLYCEROLS, ग्लिसरॉल्स।
Food is obviously organic substances. हो गया? Yes, sir. Though it is all the organic substances are actually made up of inorganic substances. जब हम लोग इवोल्यूशन देखेंगे ना तो वहां देखेंगे कि बेसिक CO2, H2O, हाइड्रोजन सल्फाइड, यही सारे सब्सटेंसेस से ही ऑर्गेनिक सब्सटेंस सिंथेसाइज हुआ। मिलर ने इस चीज को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था। हल्डेन और ओपेरिन ने ऑर्गेनिक इवोल्यूशन का थ्योरी दिया था एंड मिलर ने उसको प्रूव किया था। ये चीज हम लोग इवोल्यूशन पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे भी। ठीक है शिखर, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया गया है दो पार्ट में ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हम कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ mode of nutrition, organisms are classified classified into two types. अगर मैं दोनों टाइप्स की बात करूं, ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि ऑर्गेनिज्म को कि वो अपना खाना खुद बना पाते हैं कि नहीं बना पाते हैं। इस आधार पे दो तरीके से हम लोग डिवाइड करते हैं। हम कह सकते हैं एक जो टाइप है इनको हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं, ऑटोट्रॉफ्स, और दूसरा जो टाइप है उसे हम लोग हेट्रोट्रॉफ्स कहते हैं। हेट्रोट्रॉफ्स अब देखिए थोड़ा सा यहाँ देखिए, समझ लीजिए इस चीज को। अगर हम ऑटोट्रॉफ्स की बात कर रहे हैं तो डिटेल में अभी हम लोग पढ़ेंगे, इसमें फोटोसिंथेसिस के बारे में भी हमें पढ़ना है। लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि जो भी ऑर्गेनिज्म अपना खाना बना पाता है उन्हें हम लोग ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। जो नहीं बना पाता है, दूसरों पे डिपेंडेंट होता है, उसे हम लोग हेट्रोट्रॉफ्स कहते हैं। प्लांट्स जनरली ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, एनिमल्स जनरली हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं, हम कह सकते हैं। अगर हम ऑटोट्रॉफ्स की बात करें तो ऑटोट्रॉफ्स भी फर्दर डिवाइड होता है। ठीक है, अगर हम ऑटोट्रॉफ्स की बात करें तो ऑटोट्रॉफ्स भी डिवाइड होता है। अगर वैसा ऑटोट्रॉफ जो कि अपना खाना सनलाइट की मदद से बना रहा है, उन्हें हम लोग फोटो ऑटोट्रॉफ्स के नाम से जानते हैं। तो ऑटोट्रॉफ्स दो तरह का होता है, फोटो ऑटोट्रॉफ्स। फोटो ऑटोट्रॉफ्स मतलब वैसा ऑटोट्रॉफ जो अपना खाना सोलर एनर्जी की मदद से बना रहा है, उसे हम लोग फोटो ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। दूसरा क्या हो गया, वैसा ऑटोट्रॉफ जो अपना खाना केमिकल एनर्जी की मदद से बनाता है, उन्हें हम कीमो ऑटोट्रॉफ्स के नाम से जानते हैं। तो दो तरह के ऑटोट्रॉफ्स हो गए। इसमें हमको फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ना है, हमें फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ना है। एंड कीमो ऑटोट्रॉफ्स में बेसिकली हम लोग को देखना है कि डायरेक्टली कैसे ऑर्गेनिज्म विदाउट फॉर्मिंग ग्लूकोज डायरेक्टली कैसे बना लेता है एनर्जी रिच कंपाउंड दैट इज एटीपी। आपने नाम सुना है क्या एटीपी का? नो सर। एटीपी की नाम नहीं सुने? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनता है एटीपी। Yes, sir. ATP. Yes, sir. Glycosaminoglycanic acids. हाँ, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, Yes, sir. एनर्जी करेंसी ऑफ सेल कहते हैं इसे हम लोग। हाँ, Cell में 9th में था। Cell में. सेल में तो वही बनता है। अब देखिए अगर हम हेट्रोट्रॉफ्स की बात करें तो इसमें हमको कितने डिविजन्स में पढ़ने हैं। मैं अभी सिर्फ क्लासिफिकेशन बता दे रहा हूं जिससे हम लोग को समझ में आएगा कि क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहला टाइप है हमको पैरासिटिक पढ़ना है।
कि वैसा ऑर्गेनिज्म जो एक छोटा ऑर्गेनिज्म होता है बड़े वाले पे डिपेंडेंट होता है न्यूट्रिशन के लिए, लेकिन बड़े वाले को वो मारता नहीं है, उससे क्या करता है, कॉन्स्टेंटली न्यूट्रिशन लेते रहता है। पैरासाइट होने के लिए फिजिकल कांटेक्ट जरूरी होता है, अगर वो फिजिकल कांटेक्ट नहीं है तो वो पैरासाइट नहीं है। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, मच्छर रात दिन हमारा खून पीता है लेकिन फिर भी उसे हम लोग पैरासाइट कंसीडर नहीं करते, क्योंकि वो बहुत कम समय तक ही हमारे बॉडी से अटैच रहता है, बाकी समय अटैच नहीं रहता है। तो पैरासिटिक मोड हमें देखना है। फिर वैसा ऑर्गेनिज्म जो लिविंग ऑर्गेनिज्म पे नहीं, डेड ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहता है, उन्हें हम लोग सैप्रोट्रॉफिक कहते हैं। ठीक है, सैप्रोट्रॉफिक मोड या सैप्रोट्रॉफ्स के बारे में हमें देखना है। एक ऐसा मोड होता है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का, एक बार और बता दूं, देखिए पैरासिटिक मोड में क्या हो रहा है, एक छोटा ऑर्गेनिज्म है एक बड़े ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होता है। इंडिविजुअली बताएंगे, अभी लिखवाएंगे भी, ठीक है, टेंशन नहीं लीजिए। पैरासाइट्स में क्या है, जैसे कि मान लो हमारे सर में जू हो जाता है या ढील हो जाता है, वो क्या है, कॉन्स्टेंटली हमारे बॉडी से सक कर रहा है न्यूट्रिएंट्स को ब्लड के थ्रू, ठीक है, ब्लड सक किए जा रहा है। तो यहाँ पे क्या है, पैरासाइट है, लाइस ऑन ह्यूमन इज अ पैरासाइट, बट मॉस्क्यूटो इज नॉट कंसीडर्ड एज पैरासाइट। व्हाई? बिकॉज द कॉन्टैक्ट ऑफ मॉस्क्यूटो एंड ह्यूमन बॉडी इज वेरी शॉर्ट लिव्ड। बहुत छोटे समय या बहुत कम समय के लिए ही ये कॉन्टैक्ट होता है, बाकी समय नहीं रहता है। तो ये हमारे सैप्रोट्रॉफ्स हो गए। एक ऐसा मोड होता है जिसमें एक कॉम्प्लेक्स मोड है, जिसमें वेरियस सब स्टेजेस में न्यूट्रिशन प्रोसेस डिवाइडेड होता है, इसको हम लोग होलोजोइक कहते हैं। होलोजोइक हमको पढ़ना है, मैं बता दे रहा हूँ एक फ्लो चार्ट की मदद से। हमको पढ़ना है होलोजोइक स्मॉलर ऑर्गेनिज्म में, स्मॉलर ऑर्गेनिज्म में होलोजोइक मोड, एंड एक लार्जर ऑर्गेनिज्म में हमें पढ़ना है। स्मॉलर ऑर्गेनिज्म की हम बात करें तो हमें दो में पढ़ना है। एक आपने पढ़ा है, एक प्रोटिस्टा होता है जिसको अमीबा कहते हैं, और एक होता है जिसे हम लोग पैरामेशियम कहते हैं। ठीक है, एक मिनट, पैरामेशियम नहीं, हमको अमीबा और पैरामेशियम, पैरामेशियम और एक मल्टी सेलुलर पढ़ना है जिसे हम लोग हाइड्रा कहते हैं। स्मॉलर में ये तीन ऑर्गेनिज्म में हमको होलोजोइक देखना है, होलोजोइक क्या है हम लोग आगे पढ़ेंगे। और लार्जर में सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हमें पढ़ना है, ह्यूमंस में पढ़ना है। ठीक है, यही पूरा टॉपिक है हमारा न्यूट्रिशन का। मतलब हमें पहले ऑटोट्रॉफिक मोड को देखना है, फोटो ऑटोट्रॉप, उसमें फोटोसिंथेसिस आएगा, कैसे होता है, उसमें कौन कौन से कंडीशंस है, क्या क्या एक्सपेरिमेंट है, ये हमें देखना है। फिर हमें कीमो ऑटोट्रॉप्स को देखना है। फिर ये कंप्लीट हो जाएगा हमारा ऑटोट्रॉप्स, तो हम लोग देखेंगे हेटरोट्रॉफिक मोड, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जो खुद ही खाना नहीं बना सकते। तो वो तीन तरीके से फीड ऑन करते हैं। एक पैरासिटिक मोड हो गया जिसमें एक छोटा ऑर्गेनिज्म बड़े वाले से न्यूट्रिशन लेता है लेकिन उसको मारता नहीं है, अगर मार के खा जाएगा ना तो उसको प्रीडेशन कहते हैं, शिकार कहते हैं या शिकारी शिकार कहते हैं। ठीक है, मतलब जो प्रे प्रीडेटर रिलेशनशिप होता है, जैसे लायन और डियर का हो गया, टाइगर या डियर का हो गया। तो ये वाला प्रीडेशन है कि सामने वाले को खाएगा लेकिन उसको मार के खाएगा। लेकिन पैरासिटिज्म में क्या है, उसको मारेगा नहीं, उसको बिना मारे कंटिन्यूअसली उससे न्यूट्रिशन ले रहा होगा। तो ये हमारा पैरासिटिक में हो गया। जो सड़े गले को खाएगा उसको सैप्रोट्रॉप्स कहते हैं। फिर उसका भी हम लोग फायदा देखेंगे कि फायदा क्या क्या होता है। फिर तीसरा जो कैटेगरी है हमारा वो है होलोजोइक मोड, जिसमें एक कम्प्लेक्स न्यूट्रिशन का प्रोसेस है, बहुत सारे सब स्टेजेस होते हैं, 5 सब स्टेजेस होते हैं। क्या क्या होते हैं हम लोग आगे देखेंगे। एंड ये दो तरीके से हमको पढ़ना है। स्मॉलर ऑर्गेनिज्म में 3 पढ़ना है, अमीबा, पैरामेशियम एंड हाइड्रा के केस में। एंड लार्जर में सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हमें पढ़ना है। तो ये एक बेसिक ओवरव्यू हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम या न्यूट्रिशन वाला टॉपिक का। ठीक है, इतना समझ में आया? आगे बढ़े। जी सर। यस सर। तो हाँ, किसी को कोई Yes, दिक्कत है sir. तो पूछ लीजिएगा। No, sir. चलिए, नो सर। अब देखिए एक एक करके हम लोग देखेंगे। सबसे पहला यस हेडिंग हम लोग सर। ये यहाँ हेडिंग देखेंगे, देखिए ऑटोट्रॉफिक मोड, ठीक है, या ऑटोट्रॉफ्स के बारे में हम लोग देखेंगे। चलिए हम लोग लिखते हैं, एक एक करके देखते हैं हम लोग क्या क्या चीजें हैं हमारे पास।
सबसे पहला है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो हेडिंग हम बना लेंगे ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देखिए, अगर हम ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो इनमें क्या क्या, सबसे पहला पॉइंट क्या होगा भाई कि ऑर्गेनिजम्स कैन मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड। organisms can manufacture their own food, their own food, own food। अब ये ऑटोट्रॉफिक मोड जो है ये जनरली शोन किया जाता है किसके द्वारा, हम कह सकते हैं जनरली shown by ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स दिखाते हैं इसको, ग्रीन प्लांट्स। और कौन दिखाता है भाई, तो ग्रीन प्लांट्स के अलावा एल्गी दिखाता है, एल्गी। एंड कुछ बैक्टीरिया भी ऑटोट्रॉफिक होते हैं, एंड सम बैक्टीरिया। अब ये तो इसका एग्जाम्पल हो गया भाई कि ग्रीन प्लांट दिखा रहा है, एल्गी दिखा रहा है, एंड बैक्टीरिया दिखा रहा है। एंड ऑटोट्रॉफिक मोड के ही कारण पूरा का पूरा जो लाइफ साइकिल है अर्थ पे वो टिका हुआ है, क्योंकि एनर्जी किसी के पास ये कैपेसिटी नहीं होती है कि सोलर एनर्जी को वो ट्रैप करके अपना खाना बना ले, अनलेस ही और शी इज जादू। ठीक है, आपने देखा होगा मूवी कोई मिल गया, उसमें क्या है कि वो डायरेक्टली ट्रैप कर सकता है। मतलब समझो एक एडवांस फेज दिखाया गया है जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली जो है वो सोलर एनर्जी को ट्रैप करके खुद ही खाना बना ले रहा है। लेकिन हम लोग तो जादू है नहीं, हम लोग क्या है, कोई भी दूसरे ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स पे ही डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए, अपने फीडिंग हैबिट के लिए। यानी कि पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम है वो प्लांट्स पे ही डिपेंडेंट होता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कौन सा एनर्जी इन्वॉल्व हो रहा है खाना बनाने के लिए। इस तरीके से ऑटोट्रॉप्स दो तरीके के होते हैं। हम कह सकते हैं based upon which type of energy is used in the manufacture of food, in the manufacture of food. Autotrophs are of two types. Autotrophs are of two types. Are of two types. Are of two types. देखिए, सबसे पहला जो टाइप हमें पढ़ना है वो है फोटो ऑटोट्रॉप्स के बारे में। फोटो ऑटोट्रॉप्स, ऑटो ट्रॉप्स, फोटो ऑटोट्रॉप्स। अगर हम फोटो ऑटोट्रॉप्स की बात करें तो ये वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं जो फोटो का मतलब होता है लाइट, और लाइट आ कहां से रहा है, ट्यूबलाइट से तो आएगा नहीं, लाइट आ रहा है सनलाइट। मतलब हम कह सकते हैं अगर सन से जो लाइट आ रहा है, यानी कि सोलर एनर्जी को कोई ऑर्गेनिज्म यूज करके अपना खाना बनाता है, उन्हें हम फोटो ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। हम कह सकते हैं those organism those organisms which
prepare their food by using solar energy, इनको हम फोटो ऑटोट्रॉप्स कहते हैं और इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। एंड द प्रोसेस of preparation of food is known as photosynthesis। इसको हम फोटोसिंथेसिस के नाम से जानते हैं। अब देखिए फोटोसिंथेसिस को हमको इंडिविजुअल पढ़ना है कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है, इनमें कौन कौन से रॉ मटेरियल्स होते हैं और क्या क्या कंडीशंस इन्वॉल्व होते हैं, फिर फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या कंडीशन नेसेसरी होता है कि बिना उसके नहीं हो सकता है। ये सारी तमाम चीजें हमें इस फोटोसिंथेसिस के टॉपिक में पढ़ना है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा फोटोसिंथेसिस। यहां तक क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. जी सर। Yes, sir. Yes, sir. गुड। Yes, sir. चलिए इरेज कर रहे हैं। Yes, sir. देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक हमें पढ़ना है, अब थोड़ा डीप में देखना है हमको फोटोसिंथेसिस के बारे में। तो हेडिंग डालिएगा फोटोसिंथेसिस। अगर हम फोटोसिंथेसिस की बात करें तो एक्चुअली ये प्रोसेस है क्या? फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मतलब टू सिंथेसाइज समथिंग। तो यहाँ पे समथिंग है फूड, ठीक है, फूड का सिंथेसिस हो रहा है लाइट की मदद से। इसी को हम लोग इस प्रोसेस को ही फोटोसिंथेसिस कहते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग इस प्रोसेस को देखना CO2 प्लस H2O and this implies that क्या बना भाई? तो ग्लूकोज बना, दैट इज C6H12O6 एंड साथ ही साथ ऑक्सीजन का इवोल्यूशन होता है, ठीक है। ये प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस। अब इस प्रोसेस को थोड़ा हम बैलेंस कर लेते हैं। अब यहां पे आप देखोगे देखिए यहां पे हम लोग देखेंगे ये है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। अभी आप केमिस्ट्री पहला चैप्टर पढ़िएगा तो उसमें आएगा रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर आप पढ़िएगा केमिकल रिएक्शन वाला तो उसमें आएगा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन वाटर। नेक्स्ट हम कह सकते हैं ये है ग्लूकोज एंड दिस इज ऑक्सीजन। वाटर तब होता है जब 12H2O लेते हैं, लेकिन यहाँ पे बैलेंस करने के लिए मात्र 6H2O ही लिए तो यहाँ वाटर नहीं बनेगा। बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है, ठीक है। अगर 12 लेंगे तो इधर 6 वाटर बनाएंगे ही, 6O2 के साथ 6H2O बनाएंगे उधर। यहाँ पे क्या है देखो C6H12O6। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि नॉर्मली तो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में रिएक्शन हो रहा है तब ग्लूकोज बन रहा है, लेकिन ऐसा तो नहीं होता है। जब भी पानी में आप डालोगे कार्बन डाइऑक्साइड तो कार्बोनेटेड वाटर यानी कि कार्बोनिक एसिड बनता है। क्या आपने कार्बोनिक एसिड पिया है क्या? No, sir. नहीं पिए है। आपने कोल्ड ड्रिंक पिया है क्या? कोको कोला, फेंटा, Yes, sir. लिम्का, जी सर। स्प्राइट? यस सर।
दैट इज कार्बोनेटेड वाटर। कार्बोनिक एसिड वही है। तुम आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पे ठेले पे कोल्ड ड्रिंक बेचता है, देखे हो? यस सर। यस सर। यस सर देखते देखे हो कि वो पानी लेता है और उसमें गैस डालता है तो वो सोडा बन जाता है। यस सर। यस सर। यस सर देखे एक्चुअली सिंपल पानी लेंगे, उसमें अगर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड पास कराएंगे ना तो कार्बोनिक एसिड बन जाएगा, वही सोडा है। और कुछ देर के बाद क्या होता है, वो कार्बोनेटेड वाटर का CO2 उड़ जाता है और पानी रह जाता है। तो देखते हो कि तुम कोल्ड ड्रिंक का बोतल खोल के रख दो ढक्कन उसका, तो थोड़ी देर के बाद से उसमें जो फिजिनेस है, जो झाग है, या हम कह सकते हैं उसमें जो सोडा वाली जो टेस्ट होती है वो खत्म हो जाती है, खाली फ्लेवर रह जाता है उसके अंदर। क्यों भाई? क्योंकि जो CO2 है वो एस्केप कर जाता है एटमोस्फेयर में। ऐसा होता है। वो मिक्स कैसे होता है? यस सर। यस सर Yes, होता है sir. सर वो मिक्स कैसे होता है तब? क्या चीज? सर वो मिक्स कैसे होता होगा तब मिक्स नहीं वाटर होता के है। कंपाउंड से? उसके अंदर जैसे ही हम लोग डिसॉल्व कराते हैं ना तो H2CO3 बनता है। जैसे नॉर्मली क्या है, H2CO3 बन जाएगा, कार्बोनिक एसिड बनता है। और कार्बोनिक एसिड आप पढ़ोगे उसमें कि उन मिनरल एसिड में से होता है जो वीक होता है। ज्यादातर मिनरल एसिड जैसे H2SO4 हो गया, HCl हो गया, पोटेशियम नाइट्रेट हो गया, ये सारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं जो कि हमारे लिए कोरोसिव होते हैं। लेकिन H2CO3 यानी कि कार्बोनिक एसिड मिनरल एसिड होने के बावजूद वीक एसिड होता है जो हम पी सकते हैं। नॉर्मली जितने ऑर्गेनिक एसिड होते हैं सब वीक होते हैं। जैसे तुम नींबू देख लो, उसके अंदर क्या है, साइट्रिक एसिड है। तुम टमाटर ले लो, ऑक्सैलिक एसिड है। तुम विनेगर ले लो, उसके अंदर एसिटिक एसिड है। तो सबको तो हम खाते हैं ना, वो Yes, वीक sir. है, वो हमको कोई हार्म नहीं पहुंचाएगा। लेकिन हम HCl पी लेंगे ऐसा तो नहीं होगा। अब जो एसिड फ्लोर क्लीनिंग के लिए H2SO4 रहता है, HCl उसमें रहता है, नाइट्रिक एसिड भी रहता है, तो वो फ्लोर क्लीनिंग के लिए जो एसिड है उसको तो हम पी नहीं सकते हैं, वो क्या होगा, कोरोसिव होगा। तो लेकिन ये मिनरल एसिड क्या है, H2CO3 वीक एसिड होता है। अब लेकिन यहाँ पे देखो, फोटोसिंथेसिस में तो हम लोग देख रहे हैं कि मिनरल एसिड ये H2CO3 नहीं बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है। जरूर ये क्या हो रहा होगा, ये प्रोसेस दूसरा है कि जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड पूरा टूटता है और उसके साथ वाटर अटैच होता है। अगर हम लोग इस फेनोमेनन को देखेंगे ना, एक प्रोसेस होता है जिसको हम रिडक्शन कहते हैं। रिडक्शन नाम सुने हैं क्या? यस सर। Yes, sir. यस सर। एक प्रोसेस होता है जिसको ऑक्सीडेशन कहते ऑक्सीडेशन। हैं, एंड एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है जिसको रिडक्शन करते हैं। बिल्कुल, ऑक्सीडेशन कहेंगे अगर प्लस O किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन जुटेगा या उससे हाइड्रोजन निकलेगा, ठीक है, अगर उसमें ऑक्सीजन जोड़ेंगे या उससे हाइड्रोजन निकालेंगे तो ऑक्सीडेशन होगा। या हम कह सकते हैं रिडक्शन क्या होगा, प्लस हाइड्रोजन और माइनस, सॉरी हाँ, माइनस ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन निकाल रहे तभी भी रिडक्शन, हाइड्रोजन जोड़ रहे तभी भी रिडक्शन। क्या इतना बात समझ में आया? यस सर। Yes, यहाँ sir. पे यहाँ पे तुम देखो, यहाँ पे तुम देखो, कार्बन डाइऑक्साइड है, सबको दिख रहा? यस सर। Yes, sir. कार्बन Yes, और sir. ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो देखो, कितना रेशियो है? 1:2 का है क्या? नहीं है। अरे एक कार्बन एटम में ऑक्सीजन। 2 Yes, ऑक्सीजन है। sir. जी सर Yes, sir. कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल में एक कार्बन पे 2 ऑक्सीजन है। रेशियो समझे, 1:2 का हो गया। इतना समझ में यस आया? सर ग्लूकोज में तुम Yes, देखो, नो सर, नो सर। नहीं आया। सर अरे 2:1 का होगा। नहीं नहीं, CO2 में देखो ना, एक कार्बन है, 2 ऑक्सीजन यस है, सर। तो कार्बन Yes, इज sir. 2 अब O:C कहेंगे तो 2:1, लेकिन रेशियो ओ। समझो, कार्बन पे ऑक्सीजन कितना है, 1:2 का रेशियो है ना। सर यस वो सर। क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है केमिस्ट्री में, इसलिए वो ऐसा है। हाँ, सर साउंड आपका थोड़ा स्लो आ रहा है। आवाज धीरे आ रही है मेरी? अब ठीक आ रही है सर। अब ठीक आ रही है ना? देखिए यहाँ पे, यस सर। अब देखिए यहाँ पे ग्लूकोज में तुम देखना, ग्लूकोज की हम बात कर रहे हैं तो ग्लूकोज में कितने कार्बन है? 6 है क्या? Yes, sir. कितने सर। ऑक्सीजन है? 6 है क्या? यस सर। तो कार्बन और ऑक्सीजन में रेशियो कितना हो गया, 1:1 का हो गया क्या? यस Yes, सर। sir. तो यस देखो सर, 1:1 का। यहाँ पे देखो, कार्बन डाइऑक्साइड क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन का अमाउंट घट गया, यस सर। नहीं Yes, घटा? sir. पहले 1:2 का था, एक अब 1 हो कार्बन गया। पे 2 ऑक्सीजन था, अब एक कार्बन पे 1 ऑक्सीजन रह गया। यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन का जो अमाउंट है, जो रेशियो है, वो घट नहीं जा रहा है इस प्रोसेस में। तो क्या यस सर, रिडक्शन क्या हो हम रहा है। ये कह सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा, क्या हम ये कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होके किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज में? क्या यस इतना सर समझ में आया? यस सर Yes, sir. जी सर याद रखिएगा, जो सबस्टांस सामने वाले को रिड्यूस करता है,
यहाँ पे कौन सा सामने वाला है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन और कौन डाइऑक्साइड। कौन सा सब्सटेंस की हम बात कर रहे हैं? वाटर। तो वाटर यहाँ पे क्या कर रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस होने में मदद कर रहा है, नहीं कर रहा? यस सर। कैसे कर रहा है भाई? तो ये तो ऑक्सीजन को इसमें से हटा ही रहा है। साथ ही साथ देखो, इस ग्लूकोज में ऑक्सीजन तो आधा हो गया कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में। पहले 1:2 का था रेशियो, अब 1:1 का रेशियो हो गया। साथ ही साथ 12 हाइड्रोजन जुट गया है। क्या यहाँ दिख रहा है? नहीं दिख रहा? यस सर। यस सर। ये 12 हाइड्रोजन कहाँ से आया होगा? इस वाटर से आया होगा क्या? यही ना आया होगा? जी सर। यस तो देखो, हम कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस, ध्यान से समझिएगा, बहुत क्लमजी हो गया ये चीज, ध्यान से समझिए कि फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होता है वाटर की मदद से, एंड रिड्यूस होके वो किस में रिड्यूस हो गया है? ग्लूकोज के फॉर्म में। एंड वाटर यहाँ पे क्या कर रहा है? CO2 को रिड्यूस होने में मदद कर रहा है। इसी वजह से वाटर को यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट कह सकते हैं। आप केमिस्ट्री पढ़ोगे तो वहां पे रिड्यूसिंग एजेंट का कॉन्सेप्ट आएगा। अभी बस इतना समझ लीजिए कि वाटर यहाँ पे क्या है भाई? एक रिड्यूसिंग Reducing एजेंट है। agent. क्यों भाई? क्योंकि वो खुद रिड्यूस नहीं हो रहा है, वो नहीं, वो सामने वाले को क्या कर रहा है? सॉरी, हाँ, हेल्प कर रहा है रिडक्शन होने के लिए। तो फोटोसिंथेसिस एक रेडॉक्स रिएक्शन है, नहीं है? इसमें रिडक्शन भी हो रहा है, इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। किसका रिडक्शन हो रहा है? CO2 का। किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? वाटर का। वाटर में से हाइड्रोजन हट रहा है क्या? नो सर। नहीं हट रहा। देखो ना, तुम राइट हैंड साइड का इक्वेशन देखो, नहीं हट गया। वाटर में से हाइड्रोजन हट के किस में कन्वर्ट हो गया है? वो O2 में कन्वर्ट O2 हो में। गया है क्या? यस सर। और उसका हाइड्रोजन कहाँ चला गया? ग्लूकोज के अंदर चला गया क्या? तो यस सर। यस सर। तो हम कह सकते हैं कि वाटर का ऑक्सीडेशन हो रहा है फोटोसिंथेसिस में, और कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है। क्या इतना बात समझ में आया? सिंपल सा, जी यस सर। सर। एकदम क्लियर है। यस सर। फोटोस, अब डेफिनेशन समझना। फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस इन विच कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज विद द हेल्प ऑफ वाटर। ठीक है? अब देखो, ये प्रोसेस अपने आप तो होगा नहीं, इसमें एनर्जी चाहिए होगा। अगर अपने आप होना रहता तो ग्लूकोज के जगह कार्बोनिक एसिड बनता, नहीं बनता? यस सर। सनलाइट होगा। यहाँ पे क्या है? एनर्जी चाहिए होगा भाई। ये एनर्जी कहाँ से आएगा? ये सोलर एनर्जी एनर्जी। सोलर एनर्जी है। तो हम कह सकते हैं ये एनर्जी सोलर एनर्जी है। लेकिन प्लांट में सोलर एनर्जी कॉन्स्टेंटली तो गिर नहीं सकता, हर समय तो लाइट है नहीं। तो हम कह सकते क्लोरोफिल में हैं हो सकता है, कि क्लोरोफिल इस, ट्रैप करता हाँ होगा। बिल्कुल, इस सोलर एनर्जी को एक पिगमेंट होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। ये क्लोरोफिल इस सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है, एंड इस सोलर एनर्जी की मदद से वाटर एक रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस कर देता है ग्लूकोज के अंदर। इतना समझ में आया? यस सर। जी कोई सर। ऐसा हो जिसको ये बात नहीं समझ में आई हो? नो सर। वो नहीं समझ में आई हो, वो क्लियरली पूछ ले। वाटर जाता कहाँ है सर? वाटर जाता कहाँ है? वाटर सिंपल क्या है? वाटर कन्वर्ट हो गया, ठीक है? वाटर कन्वर्ट हो गया ऑक्सीजन के रूप में, और ऑक्सीजन बाहर निकल आएगा, क्योंकि उसका हाइड्रोजन तो हम निकाल लिए, ग्लूकोज में डाल दिए। इतना समझ में आया? अब ये इक्वेशन को थोड़ा लिख लीजिए तो। हाँ बोलिए। सर प्लांट एक्सक्रीशन कैसे करता होगा तब? मतलब कि प्लांट जिसका में, वेस्ट हाँ, मटेरियल कैसे निकलता होगा? प्लांट में बहुत सारा वेस्ट मटेरियल, कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं पाया प्लांट में, बहुत सारा सिस्टम नहीं पाया जाता है। जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम उसमें नहीं है। एक्सक्रीटरी, हर पार्ट अपना एक्सक्रीशन खुद ही कर रहा होता है। लीफ अलग करेगा, रूट अलग करेगा। स्टेम में देखते हो कि जब स्टेम उडी हो जाता है तो ऊपर से देखते हो गमी लाइक स्ट्रक्चर निकलते रहता है, देखते हो, चिपचिपा लैटेक्स जैसा निकलते रहेगा ऊपर से। यस सर। यस। तो वो क्या एक्सक्रीटरी वेस्ट ही ना है उसका। इस इक्वेशन को, सामने वाले इक्वेशन को लिख लीजिए तो।
देखिए एक मिनट आ रहे। आ रहे आगे। हो गया। हाँ बिल्कुल, ऑटोट्रॉप्स को हम प्रोड्यूसर्स करते हैं क्योंकि वो खाना अपना खुद ही बनाते हैं और पूरा इकोसिस्टम उसी पे डिपेंड कर रहा होता है। चलिए थोड़ा सा इसको हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। चलिए देखिए, हम कह सकते हैं फोटोसिंथेसिस इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस is a biochemical process chemical process in which carbon dioxide is getting reduced in the form of glucose in the form of glucose with the help of water in presence of sunlight trapped by chlorophyll molecule trapped by chlorophyll molecule chlorophyll molecule trapped by chlorophyll molecule। तो ये हमारा फोटोसिंथेसिस हो गया डेफिनेशन।
अच्छा अखिलेश, मैं लिखवा दे रहा हूँ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का डेफिनेशन। बायोकेमिकल कहने का मतलब क्या हो गया? बायो मतलब लिविंग, केमिकल मतलब यहाँ पे केमिकल प्रोसेस, ऑक्सीडेशन रिडक्शन इन्वॉल्व हो रहा है, इसीलिए इस प्रोसेस को बायोकेमिकल प्रोसेस कह सकते हैं। हो जाएगा तो बोलिएगा इसको डेफिनेशन को। ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाला भी लिखवा दे रहे फिर। ऐसे अभी आप केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन जो केमिस्ट्री में पहला चैप्टर पढ़ना है उसको पढ़िएगा तो वो चीज क्लियर हो ही जाएगा आपका। हो गया? बायो के लिए एक ही कॉपी बनाना है, और ठीक है, एक कॉपी बनाना है बायो में, और ज्यादा कॉपी वगैरह मैं विश्वास नहीं करता हूँ, इसीलिए मैं आपको बोला कि साथ साथ लिखिएगा। टाइम वेस्ट वाला कोई काम नहीं कि खाली कॉपी पेस्ट वाला कि अभी पढ़ लिए फिर बैठ के खाली नोट्स बना रहे हैं, क्योंकि फिर उसमें टाइम वेस्ट होगा। साथ ही साथ लिखिए, साथ ही साथ काम खत्म, उसको खाली पढ़ना है बार बार, और कुछ काम नहीं है। ओके सर। ठीक है, ओके सर। ओके सर। ओके सर। चलिए इरेज कर रहे हैं। देखिए, अगर मैं रॉ मटेरियल्स की बात करूं तो रॉ मटेरियल्स क्या क्या होंगे फोटोसिंथेसिस के? रॉ मटेरियल कहने का मतलब क्या हो गया कि एक्चुअली में जो ग्लूकोज बन रहा है, रॉ मटेरियल्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो एक्चुअली में जो ग्लूकोज बन रहा है उसमें कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व है? अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बोलूं, आपके घर में रोटी बन रही है, तो रोटी बनने में रॉ मटेरियल क्या क्या होगा बताइएगा कोई? सर आटा, हाँ, और पानी। पानी, वाटर। पानी, और नथिंग। हाँ बिल्कुल। तो आटा और पानी बोल रहे हैं यहाँ पे हम। रॉ मटेरियल में कभी नहीं बोल रहे कि उसमें आग भी लगेगा, उसमें तवा भी लगेगा, वो सब रॉ मटेरियल तो ही ना है, वो सारे क्या है, कंडीशन है जो कि बना रहे हैं रोटी को, या आटे से रोटी के बनाने में जो कन्वर्जन में वो कंडीशन हेल्प करते हैं। तो सिंपली हम कह सकते हैं रॉ मटेरियल्स है क्या यहाँ पे फोटोसिंथेसिस के? दो ही है भाई। एक हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि प्लांट लेता कहाँ से है? एयर से लेता है। और दूसरा हो गया वाटर, जो कि प्लांट कहाँ से ले रहा है? सॉइल से ले रहा है। हम लोग आगे सर्कुलेशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि वाटर का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, यहाँ बस इतना ही हमको जानना है। एंड अगर मैं कंडीशन की बात करूं, कंडीशंस फॉर फोटोसिंथेसिस, तो दो कंडीशंस है। एक सनलाइट हो गया, सनलाइट इज ट्रैप्ड बाय क्लोरोफिल। तो कंडीशन हमारे पास दो है, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। सनलाइट एंड क्लोरोफिल, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। सर। हाँ बोलिए। सर विदाउट लीफ फोटोसिंथेसिस हो सकता है? विदाउट लीफ, पत्ता। हाँ पत्ता के बिल्कुल, बिना। बिल्कुल तो हो सर, सकता है। फिर स्टेम सर जो क्लोरोफिल कहाँ होगा? हर्बेसियस क्लोरोफिल तो स्टेम सर, जो होता है। क्लोरोफिल तो उसके लीफ में ना होता है। नहीं नहीं, सारे जितने ग्रीन प्लांट है सब में ग्रीन पार्ट से सब में क्लोरोफिल है। लीव्स में एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल पाया जाता है स्टोमाटा जिसमें, होता है। नहीं नहीं, स्पेशल टाइप ऑफ सेल पाया जाता है, उनको हम मेसोफिल सेल कहते हैं। एंड उसमें क्या होता है, अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल काफी ज्यादा होता है। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे भी स्ट्रक्चर्स।
तो ये दोनों है कंडीशन एंड रॉ मटेरियल्स। अब एक एक करके हम लोग देखते, देखिए हमको इसमें फोटोसिंथेसिस वाला थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, हमें पढ़ना है कि एक्चुअली एयर से गैसेस एक्सचेंज कैसे होता है, वाटर कैसे वो लेता है, सनलाइट तो ले ही रहा है, क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है, और लीफ का स्ट्रक्चर थोड़ा हमें देखना है। साथ ही साथ हमको 3 एक्सपेरिमेंट देखना है कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चीजें नेसेसरी हैं। सबसे पहला है कि अगर मान लो कि लाइट ना मिले तो कैसा होगा, फोटोसिंथेसिस होगा कि नहीं होगा। दूसरा क्या है, हम कह सकते हैं कि अगर उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तब वो फोटोसिंथेसिस करेगा कि नहीं करेगा। तीसरा कंडीशन हम देखने को हमें ये मिलता है कि क्या क्लोरोफिल नेसेसरी वाकई है फोटोसिंथेसिस के लिए, या क्लोरोफिल के बिना भी फोटोसिंथेसिस हो सकता है। तो ये 3 एक्सपेरिमेंट भी हमें पढ़ना है। हाँ, टेस्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ स्टार्च तो देखेंगे ही, उसमें हम लोग एक्चुअली स्टार्च के ही प्रेजेंस पे वो तीनों एक्सपेरिमेंट हम लोग देखते हैं। सबसे पहला हम लोग देखते हैं इसमें, ये लिख लीजिए इसको दोनों को। हो गया? चलिए देखिए, नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो ये है कि हाउ प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, प्लांट्स कैसे कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। अब सबसे पहले इसमें हमको देखना होगा क्या चीज है भाई, तो हमको देखना है स्ट्रक्चर ऑफ लीफ के बारे में। स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, स्ट्रक्चर ऑफ लीफ की हम बात करें तो यहाँ पे आप देखिए कि क्या ही स्ट्रक्चर होगा। सबसे पहले अगर मान लो हम लीफ की हम बात कर रहे हैं, कुछ ऐसा लीफ है, कुछ ऐसा हमको लीफ देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये अगर लीफ के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये वाला पार्ट जो होता है इसको लीफ लैमिना हम कहते हैं। लीफ लैमिना, ये वाला जो पार्ट होता है जो कि स्टॉक ऑफ लीफ है, या फिर हम कह सकते हैं जिससे वो स्ट्रक्चर जिससे लीफ ब्रांच से अटैच होता है या स्टेम से अटैच होता है, इस पार्ट को हम एक्चुअली पेटियोल कहते हैं। एंड ये जो इसका लीफ का अंतिम सिरा होता है जिससे वो एक्चुअली अटैच होता है, इसको लीफ ब्लेड कहते हैं। पेटियोल जिस लैमिना में जाता है जैसे ही, तो एक मेन वेन का फॉर्मेशन करता है। इस मेन वेन को हम लोग मिडरिब कहते हैं। मिडरिब, एंड इसी मिडरिब से वेरियस वेन्स निकले रहते हैं और वेनलेट्स के रूप में वो डिवाइड किए रहते हैं, एंड वो पूरे इसमें फैले हुए रहते हैं इसके लीफ लैमिना में। ठीक है, ऐसे करके ये कुछ स्ट्रक्चर, ये तो हमको बाहर से स्ट्रक्चर देखने को मिला। अगर हम लोग अंदर से लीफ के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो क्या क्या कंपोनेंट्स हमको नजर आएंगे। मान लो इस पार्ट को हम लोग यहाँ से काटते हैं और इसको ट्रांसवर्सली देख रहे हैं, मतलब ऐसे समझो ये लीफ है, इसको हम लोग ऐसे करके देखेंगे तो कैसे नजर आएगा। ठीक है, इसका हम लोग कह सकते हैं ऐसे लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन नजर आएगा कि लीफ ऐसे है, उसको ऐसे काट के देख रहे हैं, इसका हम लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देख रहे हैं। लॉन्गिट्यूडनल समझो, वर्टिकल, लॉन्गिट्यूडनल
सेक्शन ऑफ लीफ, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ लीफ। अब काट के देखेंगे तो हमको मान लो ये अपर सरफेस है, ये ऊपर वाला, और नीचे वाला कैसा नजर आएगा? पहले बना ले रहे, फिर बनाइएगा अभी। बस 2 मिनट हो गया। हाँ, माइक्रोस्कोप में ऐसा दिखेगा। देखिए, मैं लीफ के सरफेस की बात करूं, ये वाला अपर सरफेस है, ठीक है, ये वाला इस साइड अपर सरफेस है लीफ का, और ये वाला लोअर सरफेस है, नीचे वाला सरफेस। अपर साइड में और लोअर साइड में दोनों में क्या होता है कि एक थिन लेयर होता है सिंगल सेल का। ज्यादातर बॉडी के कवरिंग वाले लेयर को, इस लेयर को हम एपिडर्मिस कहते हैं। ये अपर एपिडर्मिस हो गया, अपर एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, एंड नीचे वाला जो हो गया वो लोअर एपिडर्मिस हो गया, लोअर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस। देखिए, अब अपर एपिडर्मिस के, अब ज्यादातर प्लांट कैसा है, ऊपर की तरफ है, मतलब ऊपर की तरफ लीफ है, अपर एपिडर्मिस पे ज्यादातर लाइट आ रहा है। मगर अगर मान लो हम सनलाइट की बात करें तो सनलाइट एक्चुअली कहाँ आ रहा है, अपर एपिडर्मिस पे ही फॉल कर रहा है, इसी पे फॉल कर रहा है सनलाइट, ठीक है, सनलाइट इसी पे फॉल कर रहा है। अब हम बात करते हैं इसमें, तो इसमें क्या है भाई,
इसमें क्लोरोप्लास्ट का नंबर क्या होता है, काफी ज्यादा होता है। ये भी पैरेनकाइमा सेल ही है एंड इसमें क्लोरोप्लास्ट का नंबर क्या होता है, काफी ज्यादा होता है। ये ग्रीन वाला क्लोरोप्लास्ट समझिएगा, ये क्लोरोप्लास्ट काफी ज्यादा होता है एंड इस तरह के सेल को हम मेसोफिल सेल कहते हैं, जिसमें नॉर्मल प्लांट सेल की तुलना में क्लोरोफिल ज्यादा होता है। इस तरह के सेल को हम मेसोफिल सेल के नाम से जानते हैं। तो ये हमारा मेसोफिल सेल हो गया या मेसोफिल पैरेनकाइमा। एंड इस तरह के पैरेनकाइमा जो कि मेसोफिल से बना रहता है, इसको पैलिसेड पैरेनकाइमा कहते हैं। पैलिसेड, PALLISADE, पैलिसेड पैरेनकाइमा। पैलिसेड पैरेनकाइमा में क्या है भाई, ये जो सेल है वो एक्चुअली क्या है, मेसोफिल सेल है, मेसोफिल सेल, ठीक है, जिसमें क्लोरोप्लास्ट का नंबर क्या होता है, बाकी सेल की तुलना में ज्यादा होता है। ये वाला जो लेयर है इसके नीचे वाला लोअर एपिडर्मिस के साइड, इस वाले पैरेनकाइमा को हम स्पॉन्जी पैरेनकाइमा कहते हैं। इसका काम क्या होता है, इसमें जो सेल भरा रहता है ये बड़ा ही दूर दूर रहता है, तो बीच में लार्ज क्वांटिटी में एयर भरने के कारण ये हल्का होता है। तो लीफ को हल्का भी बनाना है, नहीं तो अगर लीफ फ्लेक्सिबल नहीं होगा ना तो हवा चलेगा तो टूट जाएगा। तो ये वाला जो है ये स्पॉन्जी पैरेनकाइमा, इनके बीच क्या है भाई, लार्ज क्वांटिटी में ये एयर स्पेसेस भरा होता है, एयर स्पेसेस। अब धूप ऊपर पड़ रहा है तो अगर ऊपर स्टोमेटा का नंबर ज्यादा होगा तो ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा, प्लांट वाटर लॉस से मर जाएगा। तो नॉर्मली क्या है, नीचे के साइड या लोअर एपिडर्मिस पे ही स्टोमेटा ज्यादातर पाया जाता है, ऊपर वाले में कम पाया जाता है। इसीलिए मैंने दिखाया है नीचे वाले स्टोमेटा को, मतलब स्टोमेटा को लोअर एपिडर्मिस में दिखाया है। एंड ऊपर वाला एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस दोनों का दोनों एक तरीके का हम कह सकते हैं वैक्सी सब्सटेंस को सिक्रीट कर रहा होता है एंड इन वैक्सी सब्सटेंस को हम क्यूटिकल कहते हैं, या इस लेयर को हम क्यूटिकल कहते हैं एंड इस वैक्सी सब्सटेंस को क्यूटीन कहते हैं। मतलब समझो अब खुद को प्रोटेक्ट करना है, ऊपर से लाइट पूरा आ रहा है तो वाटर इवापोरेट करेगा, सेल से निकलेगा, तो खुद को वो कैसे बताएगा, तो ऊपर एक वैक्सी सब्सटेंस का लेयर बना लेता है ऊपर और नीचे, और इस लेयर को ही हम क्यूटिकल कहते हैं। ये जो लेयर हमको नजर आ रहा है वैक्सी सब्सटेंस का, इसे हम लोग क्यूटिकल कहते हैं। जहां स्टोमेटा होता है वहां ये एब्सेंट होगा, नहीं तो कि गैसियस एक्सचेंज ही नहीं हो पाएगा या वाटर निकल ही नहीं पाएगा। नीचे इसलिए दिखा है स्टोमेटा का नंबर क्योंकि नॉर्मल केस में क्या है, स्टोमेटा कम है ऊपर, नीचे ज्यादा है, इसलिए एक फिगर में नीचे है ऊपर नहीं दिखाया क्योंकि नॉर्मली नहीं है। ये हमारा फिगर हो गया लीफ का। स्टोमेटा का ही स्ट्रक्चर नेक्स्ट हम लोगों को नेक्स्ट क्लास में पढ़ना है। यहां तक का जो भी किसी को डाउट है तो वो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। ये हमारा स्ट्रक्चर है, इसको बना लीजिएगा। वीडियो आपको चला जाएगा, लिंक उसका यूट्यूब का हमारा चैनल है उस पर वीडियो अपलोड होगा, तो लिंक आपको चला जाएगा। एंड नेक्स्ट इस पूरे क्लास का रिपीट क्लास ऑफलाइन में कल सुबह 6:30 बजे से रहेगा। जिसको ये चैप्टर फिर से लगे कि हाँ हम ऑफलाइन में सामने से मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो वो यही टॉपिक सेम यहीं तक कॉन्सेप्ट कल सुबह के क्लास में 6:30 बजे देंगे, ठीक है। तो जिसको भी लगता है कि हाँ वो इन टॉपिक्स को पढ़ना चाहेगा वो कल सुबह 6:30 में आ सकता है। ऐसे मोर और लेस मुझे लगता है कि ये चैप्टर समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी आपको कोई डाउट है पर्सनल या आप आना चाहते हैं बेशक आइए, आप यही चीजों को रिवाइज भी कर सकते हैं आके। लेकिन हाँ कंपल्सन नहीं है, आपको आना ही है ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आप नहीं भी आ सकते, ये आपके चॉइस पे। हाँ ऑफलाइन हमारे सेंटर पे सलेमपुर में गोदरेज बिल्डिंग। मॉर्निंग 6:30 शार्प एग्जैक्ट क्लास स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप अपने घर के दूरी के हिसाब से निकल जाइएगा घर से, ठीक है। सर 6:30 to 7:30 7:30 सर टॉपिक यही रहेगा ना? टॉपिक सेम रहेगा, सेम चीजें जो आज हम लोगों ने पढ़ा है वो चीज हम लोग कल पढ़ेंगे ऑफलाइन क्लास में।
प्रतीक सर ये तो कंपलसरी नहीं है, जो बच्चे आना चाहते हैं वही आ सकते हैं। हाँ हाँ, ये बिल्कुल कंपलसरी नहीं है। जिनको आना है, जिनको आज नहीं समझ में आया, लगे कि ये चीजें हमको ऑफलाइन पढ़नी है, वही आ सकते हैं। ओके सर। अदरवाइज आपका शेड्यूल रिवाइज के लिए आ क्लास सकते हैं। शेड्यूल के हिसाब से चलते हैं। हाँ बिल्कुल, हाँ, रिवाइज के लिए आ लेकिन- सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऑनलाइन आपको मस्ट कंपलसरी है। Okay, sir. हाँ, ऑनलाइन यू हैव टू अटेंड, बट ऑफलाइन इज योर चॉइस। ओके, Okay. Okay, sir. चलिए यहाँ तक हम लोगों का हो गया। एक डेफिनेशन है अखिलेश का ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का, दैट इज, अगर मैं इसको लिखवा दे रहा हूँ, ठीक है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हम लोग कह सकते हैं कि वैसा प्रोसेस, अगर ऑक्सीडेशन हम बात करें, 1 मिनट लगेगा, मैं लिख दे रहा हूँ। ऑक्सीडेशन की हम बात करें तो ऑक्सीडेशन कहते हैं कि द प्रोसेस, या हम सिंपली इसको कह सकते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। एंड रिडक्शन इज, एंड ये प्रोसेस ना साइमल्टेनियस होता है। कोई ऐसा रिएक्शन नहीं होता है जिसमें खाली ऑक्सीडेशन हो रहा है या खाली रिडक्शन हो रहा है। अगर किसी प्रोसेस में कोई सब्सटेंस रिड्यूस करेगा तो बगल वाला ऑक्सीडाइज करेगा ही करेगा। ऑक्सीडेशन में फिर से क्या बोलेंगे, एक बार बोल देंगे। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन लिख रहा हूं मैं, ऑफ ओ, Oxygen. हाँ, ओ मींस ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। Ox- ये केमिस्ट्री में आप पढ़िएगा ही, पहला ही चैप्टर है, अच्छे से सर पढ़ाएंगे आपको, इस पे क्वेश्चंस भी सॉल्व करने को मिलेगा। ठीक है, चलिए, ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। हम लोग कल मिलते हैं। Okay, sir. ओके, बाय। Thank you, sir. बाय सर। Bye, sir. बाय सर। Bye, sir. बाय 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 Yes, sir. Bye. Take care, sir. बाय, थैंक यू सो मच।